Good morning, friends. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, क्रिया शारीर फिजियोलॉजी इन दी आयुर्वेदा। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये लेक्चर आज से शुरू होगा, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फॉर द आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स दैट इज़ डूइंग फर्स्ट ईयर BAMS। ये उनके सिलेबस के लिए चैप्टर है। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो हार्ट, उसके आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर है, वेसल्स, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ऊपर से यानी कि ओवरव्यू हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं जो बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ क्रिया शारीर, रिटन बाय प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष रंडी सर, प्रोफेसर डॉक्टर RR देशपांडे सर एंड प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति चौबे मैम। तो अगर आप ये और ज़्यादा सही तरीके से अगर जानना चाहते हो तो बेटर कि आप ये बुक लेकर कर बैठोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, विलियम हार्वे डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ब्लड इज़ नॉट अ स्टेबल लिक्विड एंड इट सर्कुलेट्स द कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बॉडी ऑल द टाइम ड्यूरिंग लाइफ। ओके, तो ये विलियम हार्वे ने अभी जस्ट हम बोल सकते हैं लास्ट सेंचुरी के अंदर उन्होंने बताया। मगर जैसे हम जानते हैं कि हमारे चरक आचार्य, सुश्रुत आचार्य और अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट आचार्य ने पहले से ही रक्त धातु को गतिमान जो है वो बताया है ना? विस्तृता द्रव्यता राग स्पंदनम। तो ये जो बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ रक्त धातु है उन्होंने पहले से ही बताया, जैसे रस धातु को भी गतिमान और रक्त धातु को भी गतिमान जो है वो बताया है, यानी कि दे आर सर्कुलेटिंग इन द बॉडी टिल द लाइफ एंड्स। ओके, तो ये बेसिक आइडिया अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे मॉडर्न फिजियोलॉजी और आयुर्वेद फिजियोलॉजी में यहाँ से ही डिफ्रेंशिएट शुरू हो जाता है कि अभी ये लोग जो है मॉडर्न में अभी जानने की वो शुरुआत करते हैं, जबकि हम पहले से ही इन संहिताओं के अंदर कई सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। इवन जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और इवन रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो शारंगधर में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ जब भी मॉडर्न फिजियोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हो तो हमेशा कंटेक्स्ट आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ऐसे ही सिर्फ मॉडर्न पढ़ना और आयुर्वेद का कोरिलेशन ना करना, ये डेफिनेटली जब भी आप आयुर्वेदिक अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो ये ध्यान में रखें। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, जस्ट लाइक अ रिवर। इट्स फंक्शन इज़ टू सप्लाई फूड, O2 and other essentials constituents to the cells and to remove waste products from the cells and carry them to the organs like lungs, kidneys and livers for the elimination। यानी कि बेसिक इम्पोर्टेंट अगर आपको पूछा जाए वाइवा के अंदर कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बेसिक इम्पोर्टेंट या बेसिक फंक्शन क्या है, तो जो भी हम खाना लेते हैं, जो भी हम सांस लेते हैं या ब्रेथ लेते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है और जो भी हमारा अल्टीमेट फूड न्यूट्रिएंट होता है वो पर्टिकुलरली हर एक सेल की तरफ पहुंचाना और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि आयुर्वेद में मल ऐसा बोला गया है, धातु मल एंड कॉमन मल। तो ये सारी चीज़ों को बाहर निकालना और बाहर निकालने के लिए उनको पर्टिकुलरली सर्टेन ऑर्गन्स में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम मल यानी कि पुरुष मल की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ पे लाना पड़ेगा, किडनी के अंदर वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मल जो है वो फिल्ट्रेट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को ले जाना एंड अल्टीमेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाने के बाद अगेन ब्लड को प्योरीफाई करना
शुद्ध रखना। ओके, तो जैसे कि शुद्ध रक्त का भी लक्षण जो है वो बोले गए हैं, तो आप वो रक्त धातु के अंदर देख सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग और बेसिक फंक्शन जो हमें जानना है। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट थिंग दैट इज़ हार्ट, जो हमारा पंपिंग स्टेशन है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ओके, द मीडियम ऑफ सर्कुलेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, मगर यहाँ पे ब्लड की डिटेलिंग नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी आपको ब्लड के लिए पूरी अलग ही एरिथ्रोपोइसिस एंड ऑल जो है हमारा दूसरा टॉपिक है, जो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो दो चीज़ें जो है स्पेसिफिकली हार्ट इज़ मेंशनिंग ओवर हियर। इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड सर्कुलेशन इज़ ऑफ क्लोज्ड टाइप, ओके, यानी कि बंद सर्कुलेशन है ऑब्वियसली, बिकॉज ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी इन द क्लोज्ड एंड द कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ द वेसल्स, देयर इज़ double circulation. First is a pulmonary circulation and the second is a systemic circulation. तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स को याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और द कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है फर्स्ट थिंग इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट से लंग की तरफ जाएगा और लंग से वापस हार्ट की तरफ आएगा, जहाँ पे ब्लड जो है वो प्योरीफाई होगा, यानी कि O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होने के बाद में CO2 वाला ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा एंड अल्टीमेटली O2 कम बैक टू दी हार्ट एंड देन सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट O2 वाला जो ब्लड है वो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की तरफ जाएगा एंड अगेन बैक टू द हार्ट विद दिस CO2 वाला ब्लड। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक सर्कुलेशन इंट्रोडक्शन जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, जो बेसिक आइडिया हमें पता चल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विथ साइज ऑफ वंस क्लोज्ड फिस्ट, यानी कि अगर हमारी मुट्ठी बंद हो तो उतनी साइज़ का हमारा ये जो हृदय है वो कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी पहले ही पता हो गई होगी, अगर नहीं है तो आपको फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड एक्शन पोटेंशियल के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही मसल ऐसे हैं हार्ट के जो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड उसका लंबा होने की वजह से वो थकान उनके अंदर बहुत ही कम होती है और वो लाइफ लॉन्ग जो है वो एक्शन कर सकते हैं। ओके, बाकी के जितने भी हमारे मसल्स हैं जैसे कि लेग्स, आर्म्स और एट्सेट्रा, वो उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ही कम होने की वजह से वो जल्दी से थक जाते हैं। ओके, यानी कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर जाओ तो दूसरे दिन यू फील पेन एंड एग्जॉस्टेड, इवन अब थोड़ा सा चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ हमारे मसल्स ओवर एग्जर्ट होने के बाद थक जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनका जो काम करने की जो एक्शन या तो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है और वहाँ पे अल्टीमेटली यू कैन डायरेक्टली सी कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हार्ट के अंदर हार्ट जिस मसल्स से बना होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती बिकॉज ऑफ ओनली द रिफ्रैक्टिव पीरियड टाइमिंग इज़ मोर देन द स्केलेटल मसल्स रिफ्रैक्टिव पीरियड टाइम। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखें, वाइवा के अंदर आपको पूछा जा सकता है। हार्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी? दैट इज़ द सिचुएटेड वर्टिकली इन थॉरैक्स इन बिटवीन द लंग्स। It is protected in the cage of ribs and covered with the double membrane called as a pericardium. Okay? तो ये वर्ड आपको हमेशा याद में रखना है, पेरिकार्डियम, जो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा। Having pericardium fluid in between the membranes, तो pericardium with pericardial fluid acts as a shock absorber. Okay? Reduces the friction and prevents the ओवर डिस्टेंशन ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्ट हम करवाते हैं हार्ट से, यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी हो
तो इसमें जो पंपिंग हार्ट की होती है वो जनरली 72 पर मिनट से बढ़ के 100 पर मिनट और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये ज़्यादा पंपिंग की वजह से वहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट ना हो जाए और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में, उनकी जो मोबाइलिटी में जो है वो कोई दिक्कत ना आ जाए, इसकी वजह से ये इसके बीच में यानी कि पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड रहता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड, तो ये फ्लूइड जो होता है वो अल्टीमेटली उसको क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, उसके शॉक जितने भी लगेंगे वो एब्सॉर्ब कर लेगा और अल्टीमेटली मसल्स को कम थकान जो है वो महसूस होगी। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड और द पेरिकार्डियम। ओके, नाउ ए दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो बाहर की तरफ, हार्ट के बाहर की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो देखना है। तो हार्ट इज़ अ कॉनिकल शेप्ड, आपको पता हो, विथ इट्स एपेक्स डायरेक्टेड पोस्टीरियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, ये आपको एनाटॉमी में एग्जैक्ट पोजीशनिंग एंड शेप एंड ऑल ये आपको पता होगा। Heart is made up of 4 chambers. Upper 2 chambers called as atria and lower 2 chambers are called as ventricles. The left ventricle is slightly bigger than the right. ये particular point again आपको याद रखना है. Okay, the left ventricle is slightly bigger than the right ventricle. Okay, तो ये आप ध्यान में रखें. आर्ट्रिया रिसीविंग चैम्बर्स यानी कि वेना कावा से जो भी ब्लड आएगा एंड द पल्मोनरी वेन में से जो भी ब्लड आएगा वो आर्ट्रियम के अंदर रिसीव होगा. राइट आर्ट्रियम रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, वाइल लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स. ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी ही, याद रखना है. ये बेसिक पॉइंट्स जो है वो आप हमेशा एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हो विद दी प्रॉपर पॉइंट्स. ओके, जो डायरेक्शन हम रखते हैं पॉइंट्स के उसके थ्रू. वेंट्रिकल्स आर प्रोपेलिंग चेम्बर्स. राइट वेंट्रिकल गिव्स आउट द पल्मोनरी आर्टरी वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल गिव्स आउट द आयोटा और द आयोटिक आर्च. प्रोपेलिंग यानी कि धक्का मारना. ओके, तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हमेशा धक्का मारना है, हार्ट में से ब्लड को बाहर निकालना है. तो राइट वेंट्रिकल में से सीधा हार्ट कहाँ जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और सीधा टू दी लंग्स. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो आयोटा के अंदर जाएगा, आयोटिक आर्च के अंदर जाएगा एंड अल्टीमेटली टू दी होल बॉडी. हार्ट ऑल्सो हैज़ राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम आयोटा. ये याद रखना है कहाँ से अराइज होती है, तो दैट इज़ द आयोटा पार्ट. वहाँ से जो है वो कोरोनरी आर्टरीज अराइज होंगी एंड इट्स ओरिजिन एंड सप्लाइंग द ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट इटसेल्फ. बिकॉज वहाँ पे हार्ट को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी. इतनी सारा काम करने की वजह से, इतने सारे एक्शन पोटेंशियल होने की वजह से वहाँ पे नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली. तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज जो है वो आगे जाके डिवाइड होती है कैपिलरीज के अंदर एंड वॉल के अंदर, यानी कि जो हार्ट की वॉल है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी. दिस कैपिलरीज अल्टीमेटली जॉइन टू फॉर्म द कोरोनरी साइनस विच ओपन्स द डायरेक्टली इनटू द राइट आर्टरियम. यानी कि जब भी ये सप्लाई आर्टरी के तौर पे ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे वो सीधा अल्टीमेटली जो वेस्ट ब्लड होगा, यानी कि जो ख़राब ब्लड होगा, वो सीधा राइट आर्टरियम के अंदर ओपन हो जाता है विद द कोरोनरी साइनस. तो ये अगेन आपको याद रखना है. ओके, राइट आर्टरियम के अंदर वेना केवा तो डेफिनेटली सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ओपन होती है, मगर वहाँ पे कोरोनरी साइनस, ये वर्ड अगेन आपको ध्यान रखना है. और अगर बुक लेके आप ये सुन रहे हो तो बेटर कि आप वहाँ पे रेड लाइन कर लो. कोरोनरी साइनस जो है वो कैपिलरीज से बनता है अल्टीमेटली ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट आर्टरियम, जिसके थ्रू कोरोनरी आर्टरीज जो शुद्ध रक्त लेके जाती है, वहाँ पे कोरोनरी साइनस के थ्रू अशुद्ध रक्त जो है वो सीधा राइट आर्टरियम के अंदर डंप हो जाता है. ओके, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हमें ध्यान में रखना है. एक्सटर्नल
ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोल दूँ कि ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि वन टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैट का जो है वो जाम लग जाता है वहाँ पे, और कोरोनरी आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और इसकी वजह से प्रॉपर फोर्स के साथ जो ब्लड और प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो ब्लड जाना चाहिए नेक्स्ट टू द हार्ट वो नहीं जाता, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सीधा एंजाइना अटैक जो है वो फील करता है पेशेंट। ओके, तो इट्स वेरी नेसेसरी जो हमें ध्यान में रखना है, इसमें कौन सी धातु कौन से दोष के साथ में ये सारी चीज़ें होने वाली है मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर आप यहाँ पे याद रखिए रस धातु जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो हमें जब भी हार्ट पेशेंट आए तो रक्त धातु की ट्रीटमेंट न करते हुए रस धातु की ट्रीटमेंट करनी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। ओके, रक्त धातु वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पे सीधा रस धातु इन्वॉल्व होता है। तो आपको रस शुद्धि के लिए या तो रस वृद्धि हो रही है तो उसे क्षय करने के लिए आपको सर्टेन ड्रग्स और दी पंचकर्मा के लिए जाना चाहिए। बेटर टू गो विथ बेसिक मेडिसिन्स लाइक गुडुची और अर्जुना, ऐसे अगर आप मेडिसिन्स होंगे तो वो ये सिर्फ आपको जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द हार्ट और इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखें। ओके, मैं यहाँ पे रस धातु का ही आपको बात कर रहा हूँ, तो ये रसपाचक द्रव्य जो है वो आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने चाहिए। जब भी हार्ट पेशेंट आए द फर्स्ट चॉइस यू हैव टू मेक अ रसपाचक द्रव्य। ओके, रस धात्वाग्नि को वहाँ पे बढ़ाना है। अल्टीमेटली अग्नि ऑटोमेटिकली मेक्स और वर्क्स ऑन दी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस और ऑन दी हार्ट, ऑन दी कोरोनरी आर्टरी। तो ये बेसिक थिंग जो है आप हमेशा ध्यान में रखें। तो दिस इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। Internally the heart is divided into the right and left halves, यानी कि दाहिनी और बाई ओर के तौर पे वहाँ पे वो डिवाइडेड होता है, और वर्टिकल पार्टीशन के तौर पे, so that the right side deals with the deoxygenated blood and left side deals with the oxygenated blood. Again make it the red mark over this sentence. Right side dealing with the deoxygenated blood and left side deals with the oxygenated blood. Partition between the atria is called as internal arterial septum, and between the ventricle is called as a interventricular septum. Okay, again ये words आपको याद रहने चाहिए, anatomy में भी same words आपको आएंगे आगे जाके। तो partition between, again I am repeating this partition between the atria called as the interarterial septum and the ventricle is called as the interventricular septum. Okay, थोड़ा सा आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। आर्ट्रिया और इट्स सेकेंड नेम और द सिनोनिम्स इज ऑरिकल्स, AURICLES, atria or auricles, as they are receiving chambers. First listen this thing, receiving chambers they are thin walled. Okay, तो उनको ज़्यादा प्रोपेलिंग नहीं करना है वहाँ पे, जस्ट उनको कलेक्ट करना है थिंग, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो वॉल होगी वो कंपेरेटिवली टू दी वेंट्रिकल वो थिन होगी। द राइट atrium collects deoxygenated blood from the body through superior and inferior vena cava, and left atrium receives the oxygenated blood from lungs through pulmonary veins. Okay, तो ये याद रखें। फर्स्ट जो होता है वो आर्ट्रिया वेना केवा से जो है वो राइट एट्रियम जो है वो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड अल्टीमेटली जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करेगा फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन्स, यानी कि लंग्स में से जो सीधा ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। देन वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड because they are forcing chambers. The left ventricle is larger and more muscular than the right ventricle. Okay, so first thing they are the thick walled,
कंपेयर टू द आर्ट्रिया और द ऑरिकल्स। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बड़ा भी रहेगा, लार्जर एंड मोर मस्क्यूलर, यानी कि वहाँ पे मसल्स बल्क जो है वो कंपेरेटिवली राइट साइड वो ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, बिकॉज इट्स हैज़ टू पंप द ब्लड to the entire body. This is the reason why it is become larger than the right one. Okay, उसे completely यानी कि complete body के अंदर वहाँ पे blood जो है वो थ्रो करना है, उसकी वजह से muscular and the space wise जो है वो larger रहेगा. The right ventricle gives out pulmonary artery which carries the oxygenated blood to the lungs, while the left ventricle gives out aortic arch carrying oxygenated blood to the body. Okay, तो ये बात ध्यान में रखना है. This is the basic thing जो आपको याद रहनी चाहिए. The atrium and the ventricles are in the communication with each other through atrioventricular openings guarded by the conical or the cuspid valve. Okay, conical or the कस्पिड वाल्व्स. तो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, तो देयर इज ए ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, दैट इज बाइकस्पिड वाल्व. ओके, तो जो दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड पे जो है वो उसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे, एंड जो लेफ्ट साइड पे है बाई और है वो बाइकस्पिड वाल्व होगा. ओके, इसकी हार्ट की डायग्राम डेफिनेटली आपको याद रहनी चाहिए. बेसिक आइडिया अगेन जो है वो वाल्व को दर्शाते हुए, वेंट्रिकल को दर्शाते हुए, देन आयोटा, देन वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, ये सारी चीज़ें जो है आपको डायग्राम के अंदर नेम आउट करना है. तो इतनी चीज़ें तो क्लियरली दिखनी ही चाहिए, तो ये बात आप ध्यान में रखें. ओके, नाउ bicuspid valve is called as a mitral valve. Okay, इसका दूसरा भी नाम है, that's called as a mitral valve due to its fancied resemblance to the bishop's mitre, यानी कि tall cap. Okay, तो बिशप को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे उसकी जो टोपी रहती है वो एक लंबी सी रहती है, कॉनिकल शेप की, यानी कि त्रिकोणाकार की. तो आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो बिशप्स की कैप जो है वो कैसी दिखेंगी. तो वहाँ पे इसकी वजह से उसको मिट्रल वाल्व जो है वो कहा जाता है. दिस वाल्व्स आर एंकर्ड टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल बाय द लिगामेंटस कॉर्ड्स. ओके, तो कॉल्ड एज ए कॉर्डेट टेंडिने. तो ये टेंडिने जो है, कॉर्डेट टेंडिने, ये आपको अगेन नेम याद रखना है, तो इसे रेड मार्क कर ले आप. तो these valves are anchored to the walls of ventricles, यानी कि जो भी वाल्व्स है ये दोनों, इसमें आर्ट्रियम के जगह पे कोई भी लिगामेंट्स जो है वो जुड़े नहीं होते, सीधा जुड़ा होता है वेंट्रिकल्स पे तौर पे. तो ये याद रखिए आप कि ये दोनों मिट्रल वाल्व एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो दोनों वाल्व्स के लिगामेंट्स एंड्स होते हैं एट द वेंट्रिकल्स, और इसे कहा जाता है कॉर्डे टेंडिने. CHORDAE टेंडिने. Attached to the papillae like out growths of the walls of ventricles. Okay, तो ये जो अटैचमेंट होता है उसे कहा जाता है पेपिलरी मसल्स, जहाँ पे वो अटैच्ड होते हैं. ओके, तो अटैच्ड टू दी पेपिले लाइक आउट ग्रोथ्स, यानी कि पेपिले की तरह से छोटे से ग्रोथ के तौर पे वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पे ही अटैच होते हैं, और वो ग्रोथ को बोला जाता है पेपिलरी मसल्स. दिस प्रिवेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ वाल्व्स बैक इनटू द ऑरिकल्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. तो ये वहाँ पे प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रिवर्स ओपनिंग ना हो जाए. जो भी वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया है वो वापस प्रोपेलिंग के तौर पे अगर वहाँ पे होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो सीधा वो फिर से आर्ट्रियम में न चला जाए. इसकी वजह से ये ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे बन जाता है. तो ये ध्यान में रखें. और अगर आपको पूछा जाए कि वेंट्रिकल्स के अंदर अगर प्रोपेलिंग होता है, यानी कि दबाव होता है ब्लड को बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ पे वेंट्रिकल में से वापस आर्ट्रियम में ब्लड क्यों नहीं चला जाता है. तो दिस इज़ द आंसर जो आपको देना है कि जो
कॉर्डे टेंडिने जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि वेंट्रिकल्स के मसल्स यानी कि पेपिलरी मसल्स जो है वो वहाँ पे अटैच होता है और ऐसे अटैच होता है कि जिसकी वजह से दिस प्रिवेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ द वाल्व्स बैक टू द ऑरिकल्स। तो ये याद रखें आप हमेशा। दिस अगेन आई एम रिपीटिंग द होल सेंटेंस, दिस वाल्व्स आर एंकर्ड। अगर आपको पता हो एंकर किसे कहा जाता है, जैसे कि बड़े जहाज जो रहते हैं उनको अगर बीच रास्ते में स्टॉप करना है तो वो लंबा सा एक एंकर जो है वो ज़मीन में यानी कि दरिया में डालते हैं और जिसकी वजह से वो कहीं पे भी स्टॉप हो जाता है यानी कि रुक जाता है। ओके, तो आप ये भी यकीन समझना चाहो डायग्राम के तौर पे तो आप समझ सकते हो गूगल करके। तो एंकर्ड टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स बाय लिगामेंटस कॉर्ड्स। ओके, तो कॉर्ड्स यानी कि रस्सी के तह से एक छोटी सी जो स्ट्रक्चर होता है वो वहाँ पे बाहर निकलता है। इट्स कॉल्ड एज ए कॉर्डे टेंडिने एंड अटैच्ड टू द पेपिलर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल की वॉल्स का ही छोटा सा ग्रोथ जो है वहाँ पे होता है जो पेपिलरी मसल्स के तौर पे जाना जाता है। ओके, और इसकी वजह से ही ऑरिकल के अंदर ब्लड जो है वो वापस नहीं जाता। ओके, तो ये वाइवा का क्वेश्चन और अगेन थियरी में भी कभी कभी पूछा जा सकता है। सेमिल्यूनर एंड द एट्रियल वाल्व एट द ओपनिंग ऑफ pulmonary trunk arising from right ventricle and at the base of aortic arch arising from the left ventricle are seen 3 semilunar valve which also prevents backflow. ओके, तो यहाँ पे जैसे ही वेंट्रिकल में से बाहर निकलना है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट में से जो बाहर निकलेगा, ओके, एंड लेफ्ट में से जो बाहर निकलेगा यानी कि पल्मोनरी ट्रंक जो शुरू होती है राइट आर्टरियम के वहाँ पे जब ब्लड थ्रो किया जाता है तो वहाँ पे एक छोटा सा वाल्व बन जाता है जो प्रिवेंट करता है कि पल्मोनरी आर्च में, पल्मोनरी ट्रंक में गया हुआ ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए। और सेम वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में से गया हुआ ब्लड आयोटिक आर्च में जो जाता है वहाँ पे भी एक 3 जो है वो मस्कुलर सेमिलुनर वाल्व जो है वो वहाँ पे होता है जिसकी वजह से वो वापस लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल में ना आ जाए। उसकी वजह से ये वाल्व जो है सेमिनुलर वाल्व और द आर्ट्रियल वाल्व जो है वो होते हैं। तो ये अगेन आपको याद रखने टोटल 4 वाल्व होते हैं। ओके, 2 आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में एंड वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी एंड द आयोटिक आर्च के बीच में। ओके, देन द लास्ट थिंग जो हमें देखना है आज, हार्ट इज़ अ डबल पंप। ओके, पंपिंग ब्लड टू द लंग्स एंड पंपिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज़। अगेन आपको वाइवा के अंदर पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे वो 2 तरह से यानी कि डबल पंप के तौर पे काम करता है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रहने देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ अगेन रिपीटेटिवली इसे सुनते रहे तो आपको आसानी होगी समझने में कि कैसे ये हार्ट जो है वो काम करता है और कैसे हम उसे आराम से समझ सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। एंड अगेन नॉर्मल रूटीन में भी हमें बेसिक आइडिया तो एटलीस्ट लगे, जब भी आप कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह देखो या जब सीटी स्कैन वगैरह देखो या एंजियोग्राफी देखो तो आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसे कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट के चेम्बर्स क्या होते हैं और एट्सेट्रा। तो ये समझने के लिए आपको ये सारे लेक्चर्स जो है वो देखने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ वैदिक आयु प्रोडक्शंस, एंड प्लीज़ 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 शेयर दिस लेक्चर्स टू योर कलीग्स और दूसरों को भी ये सुनने के लिए प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।